वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मनुष्य ने जब से इस पृथ्वी पर आँख खोली है तब से उसके मन में सदैव एक विचार कौंधता आया है कि वो कौन है, ये जो ब्रह्मांड है ये क्या है, इस ब्रह्मांड में मनुष्य का क्या अस्तित्व है। जब से दोस्तों भौतिकी में, स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स में जब से मनुष्य ने कदम रखा है, नित नए रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग ऐसे समाचार सुनते हैं जो कौतूहल से भरे हैं। जैसे पिछले ही हफ्ते आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जो अमेरिका है उसके द्वारा चांद पर चलने वाली हवाओं की आवाज़ सुनी गई है। इसी रूप में कई बार कदम चांद पर रखने की बात की जाती है, तो कई बार ब्लैक होल की बात करते हैं। कई बार कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो रहस्यों से भरा हुआ है, और कुछ लोग ये कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे देव दानव हैं जो अपने आसपास की सभी चीज़ों को खा रहे हैं, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो फाइबर से मिलकर बना है। कुछ लोग ग्रेविटी को नकारते हैं, और पता नहीं ऐसी क्या बातें हैं जो इस ब्रह्मांड में हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 4 में कुछ ऐसा हुआ है जो इन सभी सवालों को के जो प्रश्न हैं, जो मनुष्य के सामने सदैव से खड़े हैं, इनका क्या अर्थ है, उसको जानने के लिए विश्व पटल पर एक सरकारी संगठन है, गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अस्तित्व में आया है। और हम बात कर रहे हैं SKA ऑब्जर्वेटरी की। SKA ऑब्जर्वेटरी क्या है? SKA ऑब्जर्वेटरी, अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो इसका जो संबंध है एक टेलीस्कोप से है जो दूर देखती है। दोस्तों, वर्तमान में जो टेलीस्कोप यूज़ की जा रही हैं वो दो प्रकार की हैं। एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और एक रेडियो टेलीस्कोप है। अगर हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं तो उसमें ऑप्टिकल लेंस लगे होते हैं और उसकी आँख के द्वारा हम कोई इमेज देखते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम में तैयार होती है। इसी रूप में जो रेडियो टेलीस्कोप्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा एक इमेज क्रिएट करती हैं और उसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं जो दूर स्थित वस्तुएं हैं। दोस्तों, ये जो SKA है ये रेडियो टेलीस्कोप है और इससे संबंधित एक काउंसिलिंग गठित की गई है जिसे हम SKO काउंसिल के रूप में जानते हैं। तो आइए, क्या है, पहले हम एक संगठन के बारे में बात करते हैं कि संगठन क्या है। तो अबाउट SKA, पहला हम देखेंगे कि जो SKA है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर SK स्टैंड्स फॉर स्क्वायर किलोमीटर आरे ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया, स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और आरे जो होता है एक प्रकार का आव्यूह होता है, एक व्यू की रचना होती है जिसमें समान प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट्स रखे रहते हैं, और ये एक तरीके का स्क्वायर फॉर्मेट का अरेंजमेंट होता है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो अरेंजमेंट होते हैं वो आरे कहलाते हैं। आगे इसमें ऑब्जर्वेटरी है, ये एक जो है प्रेक्षणशाला है जिसमें प्रेक्षण किए जाएंगे और वस्तुओं को देखा जाएगा दूर स्थित कि जो ब्रह्मांड है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। तो इस रूप में इसका नाम जो है सार्थक है, SKAO, द स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। दोस्तों, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। तो आप लोग देखते होंगे जो रेड डेटा बुक जारी की जाती है जिस संगठन के द्वारा, वो विश्व में सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके बाद जो है SKA दूसरा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना है। इसका जो मुख्यालय है वो UK में है, और ये एक जगह है जॉर्डरेल बैंक, आपको पता होगा ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला एक स्थल है, और उसी को जो है इसका मुख्यालय बनाया गया है। इसकी जो पहली मीटिंग हुई है वो 12 मार्च 2019 को हुई है,
जिसमें 6 सदस्य देश थे और उन्होंने पहली बार इसको रेटिफाई किया। पहले ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इटली, तीसरा नीदरलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और यूके, ये रेटिफाई करने वाले पहले देश हैं। वर्तमान में अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं तो इसमें 16 देश हैं जो 3 रूपों में जुड़े हुए हैं। कुछ गवर्नमेंट स्तर पर जुड़े हुए हैं, कुछ नेशनल कोऑर्डिनेटर स्तर पर जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कुछ ऑब्जर्वर भी हैं। तो इस रूप में ये लगभग 16 देश हैं। दोस्तों, ये जो 16 कंट्रीज़ हैं इनके नाम नीचे हैं: इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, न्यूजीलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, द यूके, नीदरलैंड्स, जापान, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, पुर्तगाल एंड स्विट्जरलैंड, आल्सो स्पेन। दोस्तों, इस प्रकार से ये 16 देश हैं जो इस समय पर कार्यरत हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है इसमें एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये जो SKA ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी ये 2 स्थानों पर है। एक दक्षिण अफ्रीका के कोरू क्षेत्र में है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाएंगे। आप लोग यहाँ दक्षिण अफ्रीका का कोरू क्षेत्र देख रहे होंगे और ये जो रेड पार्ट है ये दिखा रहा है कि एरे जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। ये वाला जो एरिया है, ये इस एरिया को अगर हम देखते हैं तो ये एक जो हमारे एंटीनाज़ हैं वो लगे हुए हैं, रेडियो एंटीनाज़। यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेटरी है ये, और इस टाइप से छोटे छोटे ये और एंटीनास लगे हुए हैं, इस रूप में है। यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा होगा आपको। ये स्पेक्ट्रम मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ की ओर चल रहा है और ये जो फिगर है ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम का दिखाई दे रहा है। विजिबल स्पेक्ट्रम एक ऐसी वेव होती हैं, एक ऐसा रेडिएशन होता है जो हमारी आंखों के लिए विजिबल है। और इसके आगे और पीछे अगर हम बात करते हैं, ये आगे या फिर पीछे की ओर बात करते हैं तो ये हमें दिखाई नहीं देता है। अगर हम बड़ी वेवलेंथ की तरफ चलते हैं तो ये रेडियो वेव की तरफ चला जाता है, और अगर हम छोटी वेवलेंथ की तरफ चलते हैं तो ये इंफ्रारेड से होते हुए अल्ट्रा जो वायलेट है वहाँ से होते हुए एक्सरे और फिर अल्फ़ा जो रेज़ हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, उसकी तरफ चला जाता है। तो गामा रेज़ जो है अभी तक ज्ञात सबसे छोटे वेवलेंथ्स में से है। अगर हम रेडियो वेव से यूनिवर्स को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इसको देखने के लिए हमें कंप्यूटर की मदद चाहिए जो सुपर कंप्यूटर की तरीके से काम करते हैं। तो कुछ ऐसा प्रयास किया जाएगा SKA के द्वारा कि वो रेडियो वेव्स, चूँकि रेडियो टेलीस्कोप है जो SKA है, उसके माध्यम से एंटीना बनाए जाएंगे और जो समय समय पर कॉस्मिक वेव आती रहती हैं और साथ साथ में और भी वेव्स हैं जो अलग अलग कारणों से प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी हेल्प से हम यूनिवर्स का एक मैप तैयार करेंगे, एक चित्र तैयार करेंगे और उसके आधार पर डिसाइड करेंगे फंडामेंटल क्वेश्चन के जो मनुष्य के सामने सदैव से खड़े हुए हैं। जैसा कि आप साइड में देख रहे होंगे कि जो पहला ये हमारा वो देख रहे हैं, तो इसमें ये है कि क्या विश्व में कहीं, पूरी दुनिया में जो विश्व यूनिवर्स है, क्या वहाँ पर कोई और भी अस्तित्व है जीवन का। दूसरा ये है कि क्या ब्लैक होल जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, ये ब्लैक होल से संबंधित एक फिगर है। तीसरा हम बात कर रहे हैं डार्क एनर्जी की। कुछ लोग बात करते हैं कि इस यूनिवर्स को चलाने में या इसको जो अरेंज कर रखा है जिसने, वो एनर्जी जो है डार्क एनर्जी है। आप लोगों को पता होगा एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपैंड हो रहा है। अब यूनिवर्स बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है, तो इसको चलाने के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत है जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसी को हम डार्क एनर्जी के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो SKA ऑब्जर्वेटरी है इसका पर्पज़ ये भी रहेगा कि क्या हम इसको देख सकते हैं डार्क एनर्जी। और एक क्वेश्चन ये भी है कि जो आइंस्टाइन ने सुझाया क्या वो सही था? क्या आइंस्टाइन की जो थ्योरीज़ हैं स्पेस को लेकर, जो स्पेस टाइम की कंसेप्ट की बात करते हैं, तो क्या वो सही है? तो SKA इस पर भी चर्चा करने के लिए रेडी है और देखते हैं जब ये बनकर आएगा तो इसमें लगभग 30 साल का समय लगेगा और उसी पर हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया इसमें क्या है, तो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है SKA में, और ये एक नेशनल कोऑर्डिनेटर लेवल पर, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक राष्ट्रीय संयोजक स्तर पर ये काम कर रहा है।
लेड बाय द नेशनल सेंटर, जिसमें जो काम करने वाले संगठन है भारत की ओर से वो रेडियो एस्ट्रोफिजिसिस्ट से संबंधित कुछ सेंटर्स हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। साथ ही साथ 19 और इंस्टीट्यूट्स भी इसमें काम कर रहे हैं। स्पेशली आईआईटी से संबंधित जो संस्थान हैं, जैसे हमारा आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से संबंधित जो हमारा संस्थान है बेंगलोर, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। तो भारत की तरफ से इस प्रकार से इसमें मदद की जा रही है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं ऑलरेडी अभी डिस्कशन कर चुका हूँ, इस पर डिस्कस हो चुका है। तो अब हम देखते हैं द स्क्वायर किलोमीटर आरे ऑब्जर्वेटरी जो काउंसिल है उसका जो एम है वो बिल्ड एंड ऑपरेट है, अर्थात ये निर्माण करेगा और साथ ही साथ उसका संचालन भी करेगा। किस टाइप के? 2 रेडियो टेलीस्कोप नेटवर्क्स का, एक कोरू में लगेगा और जो दूसरा है वो ऑस्ट्रेलिया में एक कॉमनवेल्थ स्पेस रेडियो स्टेशन है जो CSIRO के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर लगभग 1,31,072 एंटीने लगेंगे जिनकी ऊंचाई 2 मीटर होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1,31,072। तो इतने सारे जो एंटीनाज हैं उनका एक एरा बनाया जाएगा और उनको ये ऑस्ट्रेलिया में इस्टेब्लिश होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं कोरू की, तो कोरू में जो लगने वाले डिश हैं, जो चौड़े डिश हैं, वो 197 हैं और ये इनका जो डायमीटर होगा वो लगभग 15 मीटर चौड़ा होगा। इनमें से लगभग 64 पहले से ही काम कर रहे हैं, जिसमें एक संगठन है दक्षिण अफ्रीका का जिसे हम SARO के रूप में जानते हैं। तो ये पहले से संगठन इसमें काम कर रहा है। बाकी जो बचे हुए हैं वो SKO के अंतर्गत चलाए जाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों, इसका जो अभी जो फर्स्ट चेयरपर्सन है इस काउंसिल के वो डॉक्टर कैथरीन चेसार्स्की है। तो ये फर्स्ट चेयरमैन बनी है, आप इसे भी नाम को याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, विद दीज टू नेटवर्क्स द इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होप आंसर सम ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चन। तो हम लोग जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उनसे संबंधित हम बात कर चुके हैं। द 2 नेटवर्क्स विल बी बेस्ड इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, व्हाट आर द रेडियो टेलीस्कोप। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रेडियो टेलीस्कोप जो है एक रेडियो वेव बेस्ड टेलीस्कोप होती है जो सुपर कंप्यूटर की मदद से इमेज क्रिएट करती है। रेडियो टेलीस्कोप कैन डिटेक्ट इनविजिबल गैस, और इनकी मदद से हम इनविजिबल गैस को देख सकते हैं। ये जो हैं जो हमारी मॉडल गैसेज रही हैं, जब बिग बैंग हुआ होगा यूनिवर्स में, यूनिवर्स का जब जन्म हुआ होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे कर जैसे मटेरियलिस्टिक एज में आता है तो फर्स्ट टाइम सबसे हल्के तत्व बने होंगे जैसे हाइड्रोजन। तो उसी से निर्मित कुछ गैसें होंगी और वो दूर हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वहाँ से आने वाला प्रकाश जो है वो हमारी आंखों पर पड़ता ही नहीं है। तो या फिर जो रेडियो टेलीस्कोप हैं दूसरी, वो भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, तो उनको देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर कैन रिवील एरिया ऑफ स्पेस। तो इससे इस प्रकार का स्पेस दिखाई दे सकता है दैट में बी ऑब्सक्योर्ड बाय कॉस्मिक डस्ट, जो कॉस्मिक डस्ट के द्वारा दिखाई नहीं देता है। एस्ट्रोनॉमर्स हैव यूज्ड रेडियो टेलीस्कोप इन the part to detect radio waves emitted by different objects in the universe and explore it। तो अलग अलग डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके द्वारा जो है रेडियो वेव्स इमिट की जाती हैं, निकाली जाती हैं, तो उनको डिटेक्ट करके हम लोग एक यूनिवर्स का खाका तैयार करेंगे और जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखेंगे, उनका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम फर्स्ट रेडियो सिग्नल की बात करते हैं तो ये डिटेक्ट किया गया था, एक फिजिसिस्ट रहे थे कार्ल जांस्की, इन्होंने 1930 में फर्स्ट सिग्नल को डिटेक्ट किया। और दूसरा पॉइंट जो है, एरोसीबो टेलीस्कोप जो है वो लगी हुई है इन प्योर्टो रिको, वाज द सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो। ये सिंगल डिश है और यहाँ पर जो डिशों की संख्या है वो 197 जो कोरू में है। और अगर हम एंटीनास की बात करते हैं जो 2 मीटर ऊंचे हैं, वो 1,31,072 एंटीना ऑस्ट्रेलिया में काम करेंगे दोस्तों। अब द टेलीस्कोप वाज बिल्ट इन 1963 और इसे दिसंबर में जो है क्लोज कर दिया गया, इसे हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों,
व्हाट आर रेडियो टेलीस्कोप्स, तो अभी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फिर एक बार देखते हैं। टेलीस्कोप हैड ए पावरफुल रडार, इसके पास एक रडार होता है, जो एंटीने होते हैं ऊंचे ऊंचे वो, और रडार जो होता है इको बेस एक सिस्टम है जिससे वेव निकलती हैं और टकरा कर वापस फिर डिटेक्ट कर ली जाती हैं और उनसे कुछ इमेज बनाई जाती हैं। एंड इट वाज यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व प्लैनेट्स, और इससे हम प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और आइनोस्फीयर्स मेकिंग सेवरल डिस्कवरीज ओवर द डिकेड्स सच एज फाइंडिंग द फर्स्ट एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स कहलाते हैं जो सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। प्रीबायोटिक का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जिससे जीवन की शुरुआत हुई होगी। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कहीं स्पेस में एस्ट्रॉयड या उसके माध्यम से आई हुई है, तो वो कहाँ पर रहा होगा प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन डिस्टेंट गैलेक्सीज, और वो अलग अलग डिस्टेंस गैलेक्सीज जो दूर स्थित गैलेक्सीज हैं उनके बारे में बात हो रही है कि दूर स्थित गैलेक्सीज में जो प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, अर्थात हम जीवन की तलाश करेंगे इसके माध्यम से। एंड द फर्स्ट माइलस्टोन पल्सर, माइल सेकेंड पल्सर, और जो पहली माइल सेकेंड के लिए जो पल्सर आई होगी, पल्सर या पल्जार या कुछ अलग अलग नाम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पल्सर मैं बोल रहा हूँ। तो पल्सर जो हैं वो क्या है, स्पेस में घूमते हुए बहुत जो हाईली इंटेंसिफाई बीम्स हैं चमक वाली जो बीम है, जो प्रकाश की किरणों का बीम है एक, वो पल्सर कहलाती हैं, और ये जो है न्यूट्रॉन जो स्टार होता है उसमें से निकलती रहती हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। अगर हम कुछ अरेंजमेंट की बात करेंगे, आरे की बात करेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप यहाँ पर आरे देख रहे होंगे, ये एक तरीके के स्क्वायर बने हुए हैं, इसलिए ये जो है स्क्वायर टेलीस्कोप कहला रही है, स्क्वायर किलोमीटर इस टाइप से करके ये, और ये छोटी छोटी जगह में इस टाइप से करके लगे हुए हैं, और ये पूरा का पूरा 1 किलोमीटर का एरिया होगा जिसमें लगे होंगे। तो दोस्तों ये एक फिगर है, इससे संबंधित ये छोटे छोटे एंटीना हैं, डिश हैं, जिनकी चौड़ाई जो है कोरू में 15 मीटर डायमीटर हो सकती है, और इस प्रकार से ये कुछ ऐसा देखने में मिलेगा, या फिर कुछ इस तरीके से, और इसका यूनिवर्स जो है फिर खाका खोलेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी में इस प्रकार की खोजों को तरजीह दी जाती है। जैसे पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा, लीगो से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, गॉड पार्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, ब्लैक होल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन लगातार एग्ज़ाम में बसे हुए हैं, और उम्मीद है कि वो पूछे जाते रहेंगे। उनमें से अभी जो हाल में चर्चा में है वो SKO है, इसलिए आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे, और इसी प्रकार की एक रोचक जानकारी के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।